कैलाश जी के बंगले का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उसके बाहर बैठी उनकी बहू मोनिका की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कानों में बार बार अपने ससुर के शब्द गूंज रहे थे, गवार औरत, दोबारा मेरे घर के दरवाजे पर मत आना। वो जानती थी कि उसने कोई भीख नहीं मांगी थी, वो तो अपने पति कुणाल की जान बचाने के लिए मदद मांगने आई थी। कुणाल कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा था। लगातार बुखार और कमजोरी ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। मोनिका के पास जो भी था वो पहले ही बिक चुका था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में अब बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक पिता अपने बेटे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज कैलाश जी का व्यवहार देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। कुछ देर बाद मोनिका अपने आंसू पोंछकर उठी और भारी कदमों से झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर गांव के कुछ लोग उसे दया भरी निगाहों से देखते रहे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। जब वो झोपड़ी में पहुंची तो कुणाल खांसते हुए चारपाई पर पड़ा था। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। मोनिका ने अपने आंसू छुपाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुणाल ने कमजोर आवाज में पूछा, पिताजी ने कुछ मदद की? ये सवाल सुनते ही मोनिका का दिल भर आया, लेकिन उसने झूठ बोल दिया, वो घर पर नहीं थे, मैं फिर से जाऊंगी। कुणाल सब समझ गया था। उसने अपनी पत्नी की आंखों में दर्द देख लिया था, लेकिन वो खुद इतना कमजोर था कि कुछ कर भी नहीं सकता था। उस रात दोनों ने बिना खाना खाए सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। बाहर तेज बारिश हो चुकी थी और झोपड़ी की टूटी छत से पानी टपक रहा था। उससे ज्यादा दर्द उनके दिलों में बरस रहा था। उधर कैलाश जी अपने आलीशान बंगले में आराम से बैठे हुए थे। उनका छोटा बेटा राघव और उसकी पत्नी निशा उनके साथ रहते थे। सारी संपत्ति भी कैलाश जी ने राघव के नाम कर दी थी। राघव और निशा बाहर से तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ संपत्ति और पैसे का लालच था। जिस समय मोनिका अपने पति के लिए मदद मांग रही थी, उसी समय राघव ने अपने पिता से एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए मांग रहा था। कैलाश जी ने बिना कोई सवाल किए उसे पैसे देने की हामी भर दी। ये देखकर सावित्री जी का दिल और टूट गया। उन्हें बार बार अपने बड़े बेटे कुणाल की याद आ रही थी, जिसे कभी उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया था। लेकिन आज वही बेटा गरीबी और बीमारी में तड़प रहा था और उसके पिता को उसकी कोई चिंता नहीं थी। अगली सुबह मोनिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पति का इलाज करवाएगी। गांव में उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। शादी के बाद उसने कभी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं किया था। सभी उसे साधारण गांव की बहू समझते थे, लेकिन सच ये था कि मोनिका ने शहर के कॉलेज से पढ़ाई की थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी। उसने अपने पुराने कागज निकाले और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। कई जगह उसे ठुकराया गया। कोई उसकी गरीबी देखकर मना कर देता, तो कोई उसके गांव की बहू होने का मजाक उड़ाता। लेकिन मोनिका हार मानने वालों में से नहीं थी। शाम तक भटकने के बाद उसे एक छोटे से स्कूल में अस्थायी शिक्षक की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए ये किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। घर लौटते समय मोनिका के मन में थोड़ी खुशी थी कि अब वो धीरे धीरे पैसे जोड़ सकेगी। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागते हुए अंदर पहुंची तो देखा कि कुणाल बेहोश पड़ा हुआ था। गांव के वैद्य ने उसकी जांच करके कहा कि अब देर करना बहुत खतरनाक हो सकता है।
ये सुनकर मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अभी तो नौकरी मिली थी, लेकिन इलाज के लिए तुरंत बड़ी रकम की जरूरत थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब क्या करे। उसी रात जब सब लोग चले गए और मोनिका कुणाल के सिरहाने बैठी रो रही थी, तभी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात को वहां कौन आ सकता था? मोनिका ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। उसने मोनिका की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर मोनिका हैरान रह गई। उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा वो आदमी किसी रहस्य की तरह लग रहा था। मोनिका ने धीरे से उसे अंदर आने के लिए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी में कदम रखा और चारपाई पर बेहोश पड़े कुणाल को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। बेटी, तुम्हारे पति की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जो बात मैं बताने आया हूँ वो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मोनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आखिर वो कौन है और ये सब क्या है। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम हरिनारायण है। मैं कई साल पहले कैलाश जी के व्यापार में साथ ही काम करता था। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई पता चले। हरिनारायण की बातें सुनकर मोनिका की धड़कन तेज हो गई। उसने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। हरिनारायण ने कहा कि वो पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुणाल का इलाज जरूरी है। उन्होंने अपने बैग से कुछ रुपए निकाले और मोनिका को देते हुए कहा, सुबह होते ही डॉक्टर को दिखाओ। मोनिका की आंखें भर आई। जिन लोगों ने उसे ठुकरा दिया था, उनके बीच एक अजनबी उसकी मदद के लिए खड़ा था। अगली सुबह मोनिका उन पैसों को लेकर कुणाल को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच शुरू कर दी। इलाज शुरू होने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा कि बीमारी सामान्य नहीं है और लंबे इलाज की जरूरत पड़ेगी। मोनिका ने बिना घबराए हिम्मत दिखाई। वो सुबह स्कूल में पढ़ाती और बाकी समय अस्पताल में अपने पति की सेवा करती। कई बार वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन कुणाल की दवाइयों में कोई कमी नहीं आने देती थी। अस्पताल में मौजूद लोग उसकी सेवा देखकर हैरान थे। सब उसे एक साधारण गांव की बहू समझते थे, लेकिन उसके त्याग और साहस ने हर किसी को प्रभावित कर दिया था। वहीं कुणाल भी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसे अपनी पत्नी के संघर्ष का अंदाजा होने लगा था और ये सोचकर उसका दिल भरा था कि जिस लड़की को उसके पिता गवार कहते थे, वही आज उसके लिए दुनिया से लड़ रही थी। उधर कैलाश जी के घर में अब सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखाई देता था। राघव ने पिता से जो पैसे लिए थे, वो किसी भी नए व्यापार में नहीं लगाए थे। वो धीरे धीरे पूरी संपत्ति अपने कब्जे में करने की योजना बना रहा था। उसकी पत्नी निशा भी हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। दोनों चाहते थे कि कैलाश जी और सावित्री जी पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। एक दिन सावित्री जी ने राघव और निशा की बातचीत छुप कर सुन ली। दोनों कह रहे थे कि जैसे ही संपत्ति से जुड़े बाकी कागजात उनके हाथ लग जाएंगे, वे कैलाश जी को भी किनारे कर देंगे। ये सुनकर सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटे पर कैलाश जी ने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही एक दिन उनका सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। इधर हरिनारायण रोज अस्पताल आकर मोनिका का हालचाल पूछने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मोनिका को कुछ और बातें बताई। उन्होंने कहा कि कैलाश जी ने कभी किसी से ये बात साझा नहीं की कि उनके व्यापार को सबसे बड़ा लाभ कुणाल की वजह से मिला था। सालों पहले एक बड़ी डील हुई थी, जिसमें कानूनी तौर पर कुछ दस्तावेज कुणाल के नाम बने थे। बाद में परिस्थितियां बदल गईं और वो बात दबा दी गई। मोनिका को ये सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। अगर ये सच था तो फिर कुणाल को परिवार से दूर क्यों कर दिया गया? हरिनारायण ने कहा कि पूरी कहानी अभी बाकी है,
और जल्द ही समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। उनकी बातों में ऐसा रहस्य था जिसने मोनिका के मन में कई सवाल पैदा कर दिए। एक शाम जब मोनिका अस्पताल से लौट रही थी, तभी स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने मोनिका की मेहनत और योग्यता की तारीफ की और कहा, स्कूल प्रबंधन ने उसे स्थायी नौकरी देने का फैसला किया है। साथ ही उसकी तनख्वाह भी पहले से कई गुना बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महीनों बाद उसे लगा कि शायद भगवान उसके संघर्ष को देख रहे हैं। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी खुशी को फिर चिंता में बदल दिया। अस्पताल से फोन आया कि कुणाल की रिपोर्ट में कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं और डॉक्टर उससे तुरंत मिलना चाहते हैं। मोनिका घबराकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर के कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां डॉक्टर के साथ हरिनारायण भी बैठे हुए थे। उन्होंने फाइल मोनिका की तरफ बढ़ाई और कहा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रिपोर्ट अपने हाथों में ले ली, लेकिन मेडिकल भाषा में लिखी बातों को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई। उसकी बेचैन निगाहें डॉक्टर के चेहरे पर टिक गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मोनिका, कुणाल की बीमारी का इलाज संभव है। उधर घर में सावित्री जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो कई दिनों से कैलाश जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें कुणाल की खबर लेनी चाहिए, लेकिन कैलाश जी अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। उन्हें लगता था कि कुणाल ने उनकी बात ना मानकर गांव की लड़की से शादी करके उनका अपमान किया था। इसी वजह से उन्होंने उसे घर और संपत्ति दोनों से दूर कर दिया था। लेकिन एक रात अचानक सावित्री जी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह मानसिक तनाव है। ये सुनकर भी कैलाश जी का दिल पूरी तरह नहीं पिघला, लेकिन पहली बार उनके मन में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हुई। रात को जब वो अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तब उन्हें कुणाल का बचपन याद आने लगा। वो समय जब छोटा सा कुणाल उनकी उंगली पकड़कर चलता था और हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें अपना हीरो मानता था। उन यादों ने पहली बार कैलाश जी के दिल में दर्द की एक छोटी सी चुभन पैदा कर दी। इधर अस्पताल में कुणाल की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। एक दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि मोनिका कई रातों से ठीक से सोई भी नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता थी। कुणाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कमजोर आवाज में कहा, मोनिका, मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिए हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। ये सुनकर मोनिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पति पत्नी का रिश्ता सुख में साथ रहने का नहीं, दुख में साथ निभाने का होता है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये सुनकर कुणाल फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन अस्पताल के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद हरिनारायण ने मोनिका को एक और बड़ा सच बताया। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के साथ वर्षों पहले समझौता हुआ था, वो कंपनी आज भी मौजूद है और उसके पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। अगर वे रिकॉर्ड सामने आ गए तो साबित हो जाएगा कि कुणाल को उसके अधिकारों से वंचित किया गया था। लेकिन समस्या ये थी कि उन दस्तावेजों तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके लिए शहर जाना पड़ता और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। मोनिका ने बिना देर किए फैसला कर लिया कि वो ये लड़ाई लड़ेगी। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि उसके पति के सम्मान की थी। वो नहीं चाहती थी कि दुनिया हमेशा कुणाल को एक असफल और बेकार बेटा समझे। उधर राघव को भी किसी तरह खबर मिल गई कि हरिनारायण फिर से सक्रिय हो गए हैं और पुराने दस्तावेजों की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत निशा को बुलाया और कहा, अगर वो फाइल बाहर आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिताजी को पता चल गया
कि असली हकदार कौन है तो हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि किसी भी कीमत पर हरिनारायण को सच सामने नहीं लाने देना है। उसी रात एक संदिग्ध आदमी हरिनारायण का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। हरिनारायण को भी महसूस हो गया था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अगली सुबह मोनिका जाने की तैयारी कर रही थी। वो अस्पताल से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। अगर तुमने पुराने दस्तावेजों के बारे में और खोजबीन की तो तुम्हारे पति की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही मोनिका के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। उसकी आंखों में डर उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। फोन कट चुका था, लेकिन उस अनजान आदमी की धमकी मोनिका के कानों में लगातार गूंज रही थी। कुछ पल के लिए उसका दिल डर से कांप उठा, मगर अगले ही क्षण उसने अपने पति कुणाल की तरफ देखा, जो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। मोनिका समझ गई थी कि अब पीछे हटने का मतलब सिर्फ अपने अधिकार खोना नहीं, बल्कि अपने पति के साथ हुए अन्याय को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेना होगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो सच को सामने लाकर रहेगी। उसने धमकी की बात किसी को नहीं बताई और अगले दिन हरिनारायण के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगी। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़े सच के करीब पहुंच चुकी है। अगले दिन सुबह सुबह मोनिका और हरिनारायण शहर के लिए रवाना हो गए। कई घंटे की यात्रा के बाद वे उस पुरानी कंपनी के कार्यालय पहुंचे, जिसका नाम वर्षों से सिर्फ कागजों में बचा हुआ था। कंपनी अब एक बड़े समूह का हिस्सा बन चुकी थी। काफी कोशिशों और पुराने संपर्कों की मदद से हरिनारायण को रिकॉर्ड रूम तक पहुंचने की अनुमति मिली। वहां हजारों फाइलों के बीच पुराने दस्तावेज खोजने का काम शुरू हुआ। कई घंटों तक खोजबीन चलती रही। मोनिका की आंखें थक चुकी थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार शाम के समय एक पुरानी फाइल उसके हाथ लगी। हरिनारायण ने जैसे ही वो फाइल खोली, उनकी आंखों में चमक आ गई। दरवाजे में साफ लिखा था कि वर्षों पहले हुए समझौते में व्यापार के लाभ और कुछ विशेष अधिकारों का प्राथमिक उत्तराधिकारी कुणाल था। ये वही कागजात थे जिनके आधार पर कैलाश जी का कारोबार संकट से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा था। मोनिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार लगा कि भगवान ने उसके संघर्ष को बेकार नहीं जाने दिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। जैसे ही वे फाइल लेकर बाहर निकले, दो संदिग्ध आदमी उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने कहा, जो फाइल तुम्हारे हाथ में है वो हमें दे दो और चुपचाप वापस लौट जाओ। मोनिका समझ गई कि ये सब राघव की चाल है। हरिनारायण ने तुरंत फाइल अपने बैग में रख ली और दोनों तेजी से वहां से निकल गए। काफी देर तक पीछा किए जाने के बाद वे किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंचने में सफल रहे। उस रात मोनिका सो नहीं सकी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच की कीमत कितनी बड़ी होती है, लेकिन अब उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उधर घर में एक और बड़ा तूफान आने वाला था। सावित्री जी ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर कैलाश जी को सब बता दिया। उन्होंने राघव और निशा की वो बातचीत भी दोहराई जो उन्होंने छुपकर सुनी थी। पहले तो कैलाश जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास बदलते व्यवहार दिखाई देने लगे। राघव अब उनसे पहले की तरह सम्मान से बात नहीं करता था। निशा भी हर फैसले में उन्हें नजरअंदाज करने लगी थी। पहली बार कैलाश जी को महसूस हुआ कि शायद उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। रात को जब वो अपने कमरे में बैठे थे, तब उनकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें छोटा सा कुणाल उनके कंधों पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उनके भीतर दबा हुआ पिता जागने लगा था। इसी बीच अस्पताल से एक खुशखबरी आई।
लगातार इलाज और मोनिका की सेवा की वजह से कुणाल की हालत में तेजी से सुधार होने लगा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब खतरा काफी हद तक टल चुका है। ये सुनकर मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। जब उसने ये खबर कुणाल को दी तो उसकी आंखों में भी नई उम्मीद जग गई। वो जानता था कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि असली दौलत संपत्ति नहीं बल्कि रिश्तों का सच्चा साथ होता है। उसी रात राघव ने गुस्से में आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। उसने हरिनारायण के घर में घुसकर वो फाइल चुराने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान हरिनारायण घायल हो गए, लेकिन उन्होंने फाइल बचा ली। पुलिस को खबर कर दी गई। मामला अब सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रहा था, बल्कि कानूनी रूप भी लेने लगा था। अगली सुबह जब पुलिस जांच के लिए पहुंची, जांच के दौरान हरिनारायण के घर के बाहर लगे एक पुराने कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि राघव देर रात अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने वर्षों पुराने कुछ दस्तावेज भी बरामद किए। उन दस्तावेजों से ये संकेत मिला कि कुणाल और कैलाश जी के बीच जो गलतफहमियां पैदा हुई, उनमें किसी और का भी हाथ था। ये बात सुनकर कैलाश जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी दिन पुलिस ने राघव से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो सब कुछ झूठ बताता रहा, लेकिन जब उसके सामने सबूत रखे गए तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कैलाश जी वहीं बैठे थे। उन्होंने पहली बार अपने छोटे बेटे को इस हालत में देखा। राघव की आंखें नीचे झुकी हुई थी। तभी पुलिस अधिकारी ने एक पुरानी फाइल कैलाश जी के सामने रखी। उसमें कुछ बैंक रिकॉर्ड और पुराने पत्र थे। उन पत्रों को पढ़ते ही कैलाश जी के हाथ कांपने लगे। उन्हें पता चला कि वर्षों पहले जब कुणाल ने गांव की लड़की मोनिका से शादी करने का फैसला किया था, तब राघव ने ही कई झूठी बातें उनके कानों में भरी थी। उसने बार बार ये साबित करने की कोशिश की थी कि कुणाल परिवार और व्यापार दोनों के लिए खतरा है। धीरे धीरे कैलाश जी अपने छोटे बेटे की बातों में आ गए और बड़े बेटे से दूर होते चले गए। आज सच उनके सामने था और उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने परिवार को तोड़ दिया। ये सच्चाई जानने के बाद कैलाश जी पूरी तरह टूट गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वो दिन याद आ रहा था जब कुणाल घर छोड़कर गया था। उस समय उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से और अहंकार में उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि असली गलती किसकी थी। सुबह होते ही उन्होंने सावित्री जी से कहा, मैंने अपने बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं उससे माफ़ी जरूर मांगूंगा। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री जी भी रो पड़ी। वर्षों बाद उन्हें लगा कि शायद उनका परिवार फिर से जुड़ सकता है। उधर मोनिका अस्पताल और नौकरी दोनों संभाल रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तब जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने मोनिका की पढ़ाने की शैली देखी और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे और सभी ने शानदार जवाब दिए। अधिकारी ने प्रधानाचार्य से कहा कि इतनी प्रतिभाशाली शिक्षिका बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ ही दिनों बाद मोनिका को एक बड़े विद्यालय में उच्च पद का प्रस्ताव मिला। उसकी तनख्वाह पहले से बढ़ने वाली थी। ये खबर सुनकर गांव के वही लोग जो कभी उसे गवार बहू कहकर मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन मोनिका के लिए सबसे बड़ी खुशी अभी भी अपने पति का स्वस्थ होना था। उधर कुणाल की तबीयत भी तेजी से सुधर रही थी। अब वो धीरे धीरे चलने लगा था। एक शाम उसने मोनिका का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। ये सुनकर मोनिका मुस्कुरा दी। उसने कहा, पति पत्नी का रिश्ता साथ निभाने के लिए होता है, हिसाब रखने के लिए नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के थे।
इतने संघर्षों के बाद उनकी जिंदगी में पहली बार उजाला दिखाई देने लगा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। अगले दिन कैलाश जी खुद मोनिका और कुणाल से मिलने उनकी झोपड़ी की तरफ निकले। पूरे रास्ते उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। उनके मन में डर था कि जिस बेटे और बहू को उन्होंने अपमानित करके घर से निकाला था, क्या वे उन्हें माफ कर पाएंगे। जब वे झोपड़ी के सामने पहुंचे तो उनके कदम रुक गए। अंदर से कुणाल और मोनिका की हंसी की आवाज आ रही थी। ये वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए वो वर्षों से तरस रहे थे। कैलाश जी ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने मोनिका खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। मोनिका के चेहरे पर हैरानी थी और कैलाश जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू। कुछ क्षणों तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर कैलाश जी धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें देखकर मोनिका और कुणाल दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि जिस आदमी ने कभी अपने अहंकार के सामने किसी को महत्व नहीं दिया था, वो आज टूटकर उनके सामने खड़ा था। जिस व्यक्ति के सामने कभी पूरे परिवार की आवाज धीमी हो जाती थी, आज वो सिर झुकाए खड़ा था। कैलाश जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनका गला भर आया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये सुनते ही कुणाल की आंखें भी भर आईं। उसने कभी अपने पिता को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वर्षों का दर्द, अपमान और दूरी उस पल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पिता को उठाने लगा, मगर कैलाश जी उठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रोते हुए कहा, जिस बहू को गवार कहकर अपमानित किया, आज उन्हीं के सामने सिर झुकाने का अधिकार भी शायद मैंने खो दिया है। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आ गया जब वो इसी आदमी के घर के बाहर खड़ी होकर अपने पति की जान बचाने के लिए मदद मांग रही थी और बदले में उसे अपमान और धक्का मिला था। उस समय उसका दिल टूट गया था, लेकिन आज उसके सामने एक पश्चाताप से भरा हुआ पिता खड़ा था। मोनिका ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हर किसी में अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर कैलाश जी और जोर से रो पड़े। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिसे वो गवार समझते रहे, वही सबसे ज्यादा समझदार और बड़े दिल वाली निकली। उसी समय सावित्री जी भी वहां पहुंच गई। वर्षों बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक साथ देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कुणाल को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ और बेटे का ये मिलन देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सावित्री जी बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। कुणाल ने तुरंत उनकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, माँ, आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। उस दिन वर्षों की दूरियां और गलतफहमियां आंसुओं में बह गई। कुछ दिनों बाद परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे। पुलिस जांच पूरी हो चुकी थी। राघव ने अपने लालच और साजिशों को स्वीकार कर लिया था। उसने माना कि संपत्ति के लालच में उसने अपने पिता और भाई के रिश्तों में जहर घोला था। कानून ने अपना काम किया और उसे उसके कर्मों की सजा मिली, लेकिन कैलाश जी के लिए सबसे बड़ी सजा उनका अपना पछतावा था। उन्होंने पूरे परिवार के सामने घोषणा की कि संपत्ति और व्यापार से जुड़े सभी अधिकारों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जो भी कानूनी हक होगा वो उसी व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन ये सुनकर कुणाल ने ऐसी बात कह दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे किसी संपत्ति की जरूरत नहीं है। मैंने गरीबी में रहकर सीखा है कि असली दौलत पैसा नहीं, परिवार का प्यार होता है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ मेरा परिवार। कुणाल की ये बात सुनकर कैलाश जी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका बड़ा बेटा वास्तव में कितना महान इंसान है। मोनिका ने भी उसका साथ पूरा दिया। उसने कहा कि अगर परिवार एक हो जाए तो वही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन कैलाश जी ने सबके सामने मोनिका का हाथ पकड़कर कहा,
बहू, मैंने तुम्हें गंवार समझकर बहुत अपमानित किया था, लेकिन आज मैं पूरे गर्व से कहता हूँ कि तुम इस परिवार की सबसे समझदार और सबसे मजबूत सदस्य हो। ये सुनकर मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के लोग भी ये दृश्य देखकर भावुक हो उठे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुणाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मोनिका अपने नए विद्यालय में सम्मानित शिक्षिका बन गई। उसके पढ़ाए हुए बच्चे जिले में नाम कमाने लगे। गांव में अब लोग उसे गंवार बहू नहीं बल्कि प्रेरणा की मिसाल कहने लगे। जिस झोपड़ी में कभी दुख और संघर्ष का अंधेरा था, वहां अब खुशियों की रोशनी थी। कैलाश जी और सावित्री जी अक्सर वहां आते और अपने बेटे बहू के साथ समय बिताते। वर्षों बाद उनके परिवार में सच्ची खुशियां लौट आई थी। एक दिन गांव के स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मोनिका को शिक्षा और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर जब उसे बुलाया गया तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सम्मान लेने के बाद उसने माइक संभाला और कहा, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी गरीबी या उसके गांव से नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्मों और उसके दिल से होती है। ये सुनकर सामने बैठे कैलाश जी की आंखें भर आई। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने इसी बहू को गंवार कहकर अपने घर से भगा दिया था। आज वही बहू पूरे गांव के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। उस दिन घर लौटते समय कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारा ये तमाचा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मोनिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। कैलाश जी ने कहा, तुमने मुझे हाथ से नहीं, अपने संस्कारों, अपने त्याग और अपने धैर्य से तमाचा मारा है। उस तमाचे ने मेरे अंदर छिपे अहंकार को तोड़ दिया। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुरा पड़े। वर्षों के दर्द के बाद आखिरकार उनके परिवार को वो खुशी मिल गई थी जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।